बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं व्याकरण की पुनरावृत्ति करा रही हूँ और व्याकरण की पुनरावृत्ति कराते हुए मैंने अभी इसके पहले के वीडियो में आपको विशेषण पढ़ाया, जिसमें मैंने विशेषण के भेद, विशेषण की लगभग सारी चीज़ें मैंने उसमें समेट दी और उसके साथ साथ मैंने उस प्रश्न में, उस वीडियो में मैंने उसका अभ्यास कार्य भी कराया है। संभवतः आपने उसे देखा होगा। तो आज अगर मैं आपको रिवीजन कराने चल रही हूँ तो वो क्रिया का रिवीजन है, जो कि मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है। और क्रिया के साथ साथ मैं आपको काल भी पढ़ाऊँगी, क्योंकि क्रिया और काल एक दूसरे की से संबंधित चीज़ें हैं। क्योंकि काल अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्रिया भी नहीं समझ में आएगी। क्रिया के साथ धातु जानना चाहिए कि धातु किसको कहते हैं, तब आपको जा कर के ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं आज क्रिया पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं साधारण भाषा में आपको समझाऊंगी। व्याकरणिक भाषा से पहले आपको साधारण भाषा में ये समझना चाहिए कि क्रिया क्या है। तो वास्तव में संज्ञा सर्वनाम विशेषण खत्म हो चुका है, क्रिया पर आ गए। क्रिया का मतलब है किसी कार्य का होना। अगर मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ तो मेरा ये लिखने का कार्य है। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये पढ़ने का कार्य है। अगर मैं खाना बना रही हूँ तो खाना बनाना कार्य है। अगर मैं चल रही हूँ तो वो कार्य है। चलना, फिरना, सोना, जगना, उठना, तमाम क्रियाएं हम रात दिन करते हैं और उसमें हम हर तरह के कामों को करने की जो प्रक्रिया है वही क्रिया है। कहना चाहिए कि किसी भी कार्य का होना या करना दोनों क्या होता है, क्रिया कहलाता है। एक तो और दूसरी चीज़ आपको बता दूं, बहुत सारे वाक्य कक्षा 6 के आप विद्यार्थी हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हो सकती हैं। कभी कभी होता है कि सूरज निकल रहा है, हवा चल रही है, नदी बह रही है। अब बच्चों को ये लगता है कि इसमें कौन सी क्रिया कही जाए, तो बहना, होना, चलना, निकलना सब क्रियाएं हैं और इन क्रियाओं को ध्यान में रखकर ये मानना चाहिए कि वास्तव में किसी भी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। तो मैं कुछ वाक्य बोर्ड पर लिखती हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाती हूँ, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि परिभाषा क्या कहती है। दूसरी चीज एक और बता दूं कि व्याकरण की दृष्टि से हमारे पास संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द का मतलब होता है जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार विकार उत्पन्न होता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। ये कहा गया है, तो ये भी आपका एक विकारी शब्द है। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि विकारी। अभी आपको समझ में नहीं आएगा विकारी, तो मैं इसीलिए आपको समझा दे रही हूँ। विकारी का मतलब होता है विकार उत्पन्न होना, और विकार उत्पन्न होने का तात्पर्य है कि लिंग, वचन और कारक के अनुसार जिनमें परिवर्तन होता है उसी को हम विकार उत्पन्न होना कहते हैं। तो मैं कुछ शब्द वाक्य लिख रही हूँ, इन वाक्यों को पढ़ो। इन वाक्यों को पढ़ो। आप अपने आप से जहां बैठे हैं इस वीडियो को देखते समय आप इनको पढ़िए और अपनी कॉपी पर इसमें से प्रयोग की गई जो क्रिया है उस क्रिया को अलग करके लिखिए। तो मैं पहले लिख देती हूँ और साथ में इसलिए मैंने लिखा है पढ़ो। वाक्य है नवीना लिख रही है। अब देखिए मैं लिखती जा रही हूँ, आप अपने वाक्यों को उतारने के साथ साथ आप उसमें से क्रिया अलग करेंगे। पतंग उड़ रही है। अभी मैं लास्ट में लिखूंगी कि इनको पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, तो इसलिए मैं उनको अंत में लिखूंगी। फिर है बच्चा सो रहा है।
अब बच्चों को ये लगता होगा कि चलना फिरना कूदना खाना पीना जिस काम को हम आँख खोल के कर रहे हैं वो कार्य है, लेकिन बच्चे का सोना भी एक कार्य है। बच्चा अगर बिस्तर पे सो रहा है तो अपने में वो भी एक क्रिया है। तो ऐसा अपने मन में कंफ्यूजन मत लाइएगा कि सोना कौन सी क्रिया, वो तो सो गया, कौन सा काम किया। तो ये अपने मन का वहम उतार के बल्कि ये करिए कि वो सो रहा है तो उसकी एक क्रिया है। तो मैंने इसको आपको थोड़ा समझा दिया कि आप लिखने के साथ साथ। फिर है महाराष्ट्र, आप सभी में से क्रिया अलग करिए खाली। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। फिर है महेश एक कविता महेश एक कविता लिख रहा है। पिता पुत्र के लिए पुस्तक लाए। फिर बच्चे फुटबॉल खेलेंगे। बच्चे फुटबॉल खेलेंगे। फिर है अहमद चित्र बना रहा है। चित्र बना रहा है। तो मैंने इतने वाक्य यहाँ लिखे। अब आपको इन वाक्यों को पहले पढ़िए, फिर उसके बाद इन सभी वाक्यों में से आप सिर्फ क्रिया, जो इन वाक्यों में आपको क्रिया दिखाई दे रही हो, उन क्रियाओं को आप अपनी कॉपी पे पहले लिख लीजिए मेरे क्रिया पढ़ाने के पहले, क्योंकि ये रिवीजन सत्र चल रहा है। रिवीजन सत्र का मतलब होता है पुनरावृत्ति सत्र में आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से आती हैं, तो सीधे सीधे मैं आपको वाक्यों से शुरू करके वापस परिभाषा पर लाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ लिखा है कि इन वाक्यों को पढ़ो, यानी इन वाक्यों को पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद हर एक वाक्य में से जो क्रिया हो उसको अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। मैं 1 सेकंड का विराम ले रही हूँ, आप उसको जल्दी से रेखांकित कर लीजिए और उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके खाली क्रिया आप इसमें से उतारिए, फिर मैं रेखांकित करूंगी तो आप उसे अपनी कॉपी से मिलाइएगा कि आपने वो सही लगाया है अथवा नहीं। तो अब उसके बाद मैं परिभाषा कराऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके इसकी क्रिया लिख ली होगी। अब मैं इसको रेखांकित कर रही हूँ, आप इसको मिलाते चलिए। पहले वाक्य में क्रिया ये है, दूसरे वाक्य में क्रिया उड़ रही है, तीसरे वाक्य में सो रहा है, चौथे वाक्य में आपको कहीं कोई क्रिया नहीं दिख रही, देखिए है, ये क्रिया है। पांचवें वाक्य में लिख रहा है, छठवें वाक्य में लाना क्रिया है, सातवें वाक्य में खेलने गए, तो खेलने गए ये क्रिया है, और आखिरी वाले वाक्य में बना रहा है, तो ये आपकी क्रियाएं हो गई। अब मैं आपको परिभाषा समझाती हूँ। यानी इन वाक्यों में जितनी भी चीजें दिखाई जा रही हैं उनमें क्रियाएं मैंने रेखांकित कर दी हैं, और क्रियाओं के रेखांकित करने से आपको स्वतः पता लग गया होगा कि बनाना, खेलना, लाना, लिखना, होना
सोना, उड़ना, लिखना आदि जो हैं सब क्रियाएं हैं, सारी चीजें क्रियाएं हैं। तो अर्थात परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा ये कहती है कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता हो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये परिभाषा है। तो मैंने इन चीज़ों को लिखने के बाद अब मैं यहाँ पर परिभाषा लिख देती हूँ, क्योंकि अब आपको परिभाषा आसानी से समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैंने पहले ही वाक्य लिखा, उसके बाद मैं आपको परिभाषा लिख रही हूँ कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। ये आपका हो गया क्रिया और उदाहरण हो गए ऊपर वाले। अब दोबारा उदाहरण लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऊपर जो उदाहरणों के माध्यम से मैंने ये परिभाषा निकाली है, तो यहाँ पर उदाहरण लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। ऊपर में से किसी भी उदाहरण को आप इस परिभाषा के साथ जोड़कर स्पष्ट कर सकते हैं कि ये क्रियार्थी परिभाषा है। इतनी बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। अब इतनी बात जब आप समझ गए हैं तो आपको क्रिया के अंग भी जानना चाहिए कि कुल मिलाकर क्रिया शब्द वाक्य के महत्वपूर्ण शब्द पद के रूप में होता है। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। आपने प्रायः ये सुना होगा कि जब हम किसी भी वाक्य बनाने लगते हैं, जब हम कोई भी वाक्य बनाने लगते हैं, तो उस वाक्य में सबसे पहला नियम जो है या पहली शर्त कहना चाहिए कि पहली शर्त क्या है? तो पहली शर्त ये है कि किसी भी सरल वाक्य को बनाते समय एक कर्ता और एक क्रिया। फिर क्या लिखेंगे? वाक्य निर्माण में एक कर्ता और एक क्रिया का होना आवश्यक है। तो ये मैंने लिखा। अब मैंने इसको एक क्रिया यहाँ बताई, यानी कि किसी भी वाक्य को हम पूरा तब तक नहीं मानते जब तक उसमें एक क्रिया ना हो। एक काम को करने वाला और दूसरा कार्य जो वो कर रहा है, ये दोनों चीजें जब एक जगह होती तभी कोई भाषा निर्मित होती है, कोई वाक्य निर्मित होता है। तो किसी भी वाक्य के निर्माण में, किसी भी भाषा को बोलने में, बताने में हमें इन दो चीज़ों की आवश्यकता होना बिल्कुल अनिवार्य है, एक कर्ता और एक क्रिया। तो ये आवश्यक आपको मैंने बताया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के आप रखिए, फिर मैं आपको आगे की चीज़ पढ़ाऊंगी। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसको रब करने चल रही हूँ। अब देखिए, अब बच्चों आपने क्लास 6 में आप आ गए हैं, तो क्लास 6 में आप संस्कृत भी पढ़ने लगे होंगे और पढ़ रहे होंगे। और बहुत बार आपको पढ़ाते समय टीचर ये कहता है कि शब्द रूप और धातु रूप याद करें। बहुत बार टीचर ये कहता है आपसे कि शब्द रूप और धातु रूप याद करें। अब शब्द रूप और धातु रूप क्या है, इसकी थोड़ी सी चर्चा करके फिर मैं
क्रिया के साथ साथ जोड़ के आगे की चीज बताऊंगी। अभी मैंने आपको वाक्य बताया, वाक्यों के आधार पर क्रिया रेखांकित कराई और उस रेखांकित क्रिया के आधार पर मैंने वाक्य की परिभाषा बताई। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप कक्षा 6 के विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने लगे होंगे और उसमें पढ़ने के दौरान आपको शब्द रूप और धातु रूप दोनों पढ़ने को मिला होगा। शब्द रूप कहने का मतलब जैसे बालक कहा मैंने कहा बालक, तो बालक जब एक वचन में होगा तो कैसे प्रयुक्त होता है, बालक जब द्विवचन में जाएगा तो कैसे प्रयुक्त होगा, और बालक का प्रयोग जब हम बहुवचन में करेंगे तो वो कैसे प्रयुक्त होगा। इसी तरीके से आपका आगे प्रथमा द्वितीय तृतीय से करके पंचमी विभक्ति तक, सप्तमी विभक्ति तक आप इसी शब्द का प्रयोग एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में कैसे होता है ये जानते हैं। ठीक इसी तरीके से संस्कृत में आपने कई बार धातु रूप पढ़ा होगा। कक्षा 6 के विद्यार्थी को प्रायः सबसे पहले शुरू किया जाता है पठ धातु का वर्तमान में रूप याद करें। पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। इस तरीके से आपको धातु रूप याद करना पड़ता है। आपके मन में ये बहुत बार प्रश्न आया होगा कि धातु रूप का क्या मतलब है, धातु क्या है। बहुत बार ये प्रश्न आया होगा कि ये धातु क्या है। मैडम ने कह दिया होगा, आपने याद कर लिया होगा, लेकिन कभी आपके मन में ये प्रश्न नहीं आया है तो आना चाहिए था कि ये धातु रूप है क्या। शब्द रूप में तो आप जान गए कि शब्दों को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हिसाब से याद करना, लेकिन धातु रूप क्या है, ये धातु क्या है, मेरे कहने का मतलब धातु क्या है। तो अब हम आपको यहाँ पर क्रिया के से पहले धातु बताएंगे। तो धातु, अब देखिए संस्कृत में जब आप पठ पढ़ते हैं, अपनी पुस्तक आप खोल के देखिएगा तो उसके पीछे लिखा रहता है ऐसे, पठ लिखा रहता है, और साथ में हिंदी में भी लिखा रहता है पढ़, और लिखा रहता है धातु पठ। ये आपकी धातु है। धातु है कहने का मतलब कि जब ये मूल शब्द है, धातु क्या है, ये मूल शब्द है किसका, क्रिया का। ये शब्द रहेगा तभी क्रिया निर्मित होगी, यानी कि ये वो शब्द है जो विभिन्न प्रकार के समय के अनुसार क्रियाओं में परिवर्तित होने के लिए इस मूल शब्द का होना आवश्यक है। मूल शब्द है पठ। अब आप इसको अगर हिंदी में कहें तो इसका मतलब है पढ़, लेकिन ये क्या है, मूल शब्द है। अब हम क्या कहेंगे कि ता लगा दिए पढ़ता है, आ लगा दिए पढ़ा, फिर हम क्या कर दिए गा दिए, गी लगा दिए पढ़ेगा। अब देखिए ये वर्तमान काल दिखा रहा है, ये भूतकाल दिखा रहा है, ये भविष्य काल दिखा रहा है। ये आपका वर्तमान काल हो गया, ये हो गया आपका वर्तमान काल, ये हो गया आपका भूतकाल, और ये हो गया आपका भविष्य काल। नहीं, भविष्य कहिए या भविष्य काल। अब देखिए एक क्रिया को जानने के लिए आपको कितनी चीजें जाननी पड़ेंगी। क्रिया जानने के पहले आपको धातु जानना है, क्रिया जानने के पहले आपको धातु जानना चाहिए, और उस धातु को आपने इस रूपों में परिवर्तित किया कि काल जाना, तो आपने क्रिया ये बनी, और इससे आपने काल जाना कि ये कौन से समय का है, ये कौन से समय का है, ये कौन से समय का है। इससे आपने जाना कि क्रिया, काल, धातु सब एक ही प्रकार के एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो अब धातु की परिभाषा के बाद इसको मिटा देती हूँ, क्योंकि मैं आपको धातु समझा रही थी इसलिए मुझे ये लिखना पड़ा, तो मैंने इसको समझाने के लिए किया है। तो अब मैं आपने संस्कृत की पुस्तक में देखा होगा तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि धातु किसे कहते हैं। तो धातु क्या है उसकी परिभाषा मैं अब लिखने जा रही हूँ कि धातु किसे कहते हैं। तो क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। क्रिया की परिभाषा आप नोट करना चाहें तो नोट करें। क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं।
जैसे मैंने लिखा था, कहते हैं जैसे पढ़, खा, जा, सो। अब ये सारे शब्द जो हैं ये आपके क्या है, धातु हैं। लेकिन जब ये क्रिया में जाएंगे तो हम इसको कैसे परिवर्तित करते हैं वो आपको मैंने अभी बताया था। जैसे हम कहेंगे पढ़ता है, पढ़ रहा है। जैसे पढ़ता है, पढ़ रहा है, पढ़ा, पढ़ चुका है, पढ़ चुका है, पढ़ेगा। आपने अंग्रेजी में टेंस पढ़ा होगा, तो एक पढ़ को मैंने कितने तरीके से लिखा। ये तरीके से लिखने का कारण क्या है? इस तरीके से लिखने का कारण ये है कि हमें जब जिस तरह के वाक्यों को बोलकर अपनी बात को स्पष्ट करना है, वैसे धातु के साथ हम क्रिया का रूप प्रयोग करेंगे। धातु तो एक समान होती है, लेकिन जब हमको जैसी बात बतानी हो उस अनुसार हम क्रिया निर्मित करेंगे। जैसे अगर हम वर्तमान में बात कर रहे हैं तो हम कह देंगे हाँ हम खाना खाते हैं। आप उससे कोई पूछा कि आपने खाना खाया, तब हम उसका उत्तर क्या देंगे, हमने खाना खा लिया। या हम कहें हम खाना खाएंगे। तो देखिए अलग अलग तरीके से इस खा का प्रयोग हो रहा है। ये अलग अलग तरीके से प्रयोग करना ही जो है वास्तव में क्रिया है, और उसका जो मूल रूप है वो आपका धातु है। तो अब कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्रिया और धातु में क्या अंतर है, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्रिया और धातु में क्या अंतर है, तो आप क्या बताएंगे? क्रिया का मूल रूप जो है वो धातु कहलाता है, और उस धातु से विभिन्न समय के अनुसार प्रयोग किए जाने पर वो क्रिया पर हो जाती है, अथवा काल के अनुसार प्रयोग किए जाने पर वो क्रिया बन जाती है। तो क्रिया का तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ गई। आपको धातु पता लग गया, आपको क्रिया पता लग गई, और क्रिया के साथ साथ आपको काल भी पता लग गया। तो जब मैं आपको ये क्रिया का जो बाकी चीज़ें मैं पढ़ा दूंगी, तो फिर मैं आपको काल भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर आपने धातु जाना, क्रिया जाना, तो आपको काल भी जानना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है। तो ये चीज़ें भी आपको जाननी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने लिखा इसको, तो आप इसको उतार लीजिए। मैं ये नीचे के हिस्से को रब कर दे रही हूँ, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने इसको सिर्फ समझाने के लिए बोर्ड पर लिखा था। अब मैं क्रियापद और विकारक तत्व के हिसाब से आपको बता देती हूँ कि किसी वाक्य को कैसे पहचानेंगे। तो मैं वाक्य लिख रही हूँ, वाक्य, फिर क्रियापद बता दूंगी, उसका क्रियापद बताऊंगी, और फिर मैं आपको बता दूंगी कि उसका विकारक तत्व क्या है, किस कारण से उसमें विकार उत्पन्न होता है। विकारक तत्व, विकारक तत्व। फिर क्या है इसमें कि जैसे वाक्य है राम पढ़ता है। अब ये आपका वाक्य राम पढ़ता है। अब इसमें क्रियापद क्या है? पढ़ता, पढ़ता है। अब इसका पढ़ता है, इसका विकारक तत्व क्या हुआ? तो इसका विकारक तत्व जो है वो लिंग है। ये लिंग है, यानी लिंग के कारण ही हमने यहाँ पर क्रिया जो प्रयोग की वो पढ़ता, पुल्लिंग के साथ पढ़ता लगा। लेकिन अगर इसी वाक्य को मैं लिखूं, दूसरे नंबर पे लिख देती हूँ सीता, तो हम क्या कहेंगे? तुरंत पढ़ती है। अब यहाँ पर क्रियापद क्या हुआ? पढ़ती है। अब ये भी लिंग के कारण है, लिंग के कारण इसमें विकार आया, यानी कि यहाँ स्त्रीलिंग थी तो हमने पढ़ना क्रिया को पढ़ता प्रयोग न करके पढ़ती किया, यहाँ पर पढ़ती है। और जब तक वो पुल्लिंग था तो हमने उसके साथ क्या प्रयोग किए?
पढ़ता है। तो इन लिंग के कारण हमने क्रिया जो प्रयोग की पढ़ता और पढ़ती, वो इसी से पहचान में आ रही कि वाक्य पुल्लिंग का है अथवा वाक्य स्त्रीलिंग का है। तो इसी को मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब मैं दूसरा वाक्य लिखती हूँ कि लड़का खेलता है। अब इसका क्रियापद क्या है? खेलना, खेलता है। अब ये हमने कैसे जाना? वचन के हिसाब से जाना, वचन के हिसाब से जाना कि लड़का खेलता है। और इसके बाद मैं इसको लिख देती हूँ, लड़के खेलते हैं, लड़के खेलते हैं। अब इसका क्रियापद क्या होगा? खेलते, खेलते हैं। और इसमें भी वचन के कारण हुआ। अब आप देखिए कि ऊपर मैंने एक वचन लगाया, जब यहाँ पर मैंने जब एक वचन लगाया तो क्रिया एक वचन के हिसाब से खेलता कहा, और जैसे ही मैंने क्रिया को बहुवचन के का किया, सॉरी, जब मैंने संज्ञा को एक वचन का किया तो क्रिया को तुरंत मुझे एक वचन के लगानी पड़ी, और जब मैंने कर्ता को बहुवचन का किया तो क्रिया भी बहुवचन की हो गई। यानी यहाँ जो विकार उत्पन्न हुआ है वो इस वचन के कारण हुआ। तो ये विकारक तत्व हैं। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये आपके क्या हैं? विकारक तत्व हैं, जिसको कि मैंने उदाहरण के माध्यम से समझा दिया। तो देखिए आपको एकदम स्पष्ट हो गया होगा। ये जो मैंने यहाँ विकारी लिखा है, इस विकारी को समझाने के लिए मैंने इतनी चीजों को लिखा कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि विकारक तत्व का क्या मतलब है। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई चेंजेस आते हैं, कोई परिवर्तन आता है, उसी को हम विकारक तत्व कहते हैं। तो संज्ञा में आता है, सर्वनाम में आता है, विशेषण में आता है और क्रिया में आता है। क्रिया विशेषण में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। क्रिया विशेषण में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, इसलिए क्रिया विशेषण शब्द जितने हैं उनके आगे लिखा रहता अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द लिखा रहता है। तीसरा मैं लिखती हूँ, लड़कियों ने गीत गाया। अब देखिए तीसरा वाक्य मैं लिख रही हूँ, लड़कियों ने गीत गाया। अब यहाँ क्रिया क्या है? गीत गाया, गाया है इसकी क्रिया। और परिवर्तन किस कारण से हुआ है? कारक के कारण। अब यहाँ कारक क्या लगा है? ने। कर्ता बहुवचन का है तो कर्ता को, बहुवचन के कर्ता को लड़की ने गीत गाया और लड़कियों ने गीत गाया, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है कि इस तरह से एक वचन और बहुवचन समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कारक के कारण यहाँ जो परिवर्तन है वो यहाँ लड़की से लड़कियों का हो गया है। तो लड़कियों ने गीत गाया, लड़कियों ने गीत गाया, तो गाया है और इसमें परिवर्तन कारक के साथ है। उसके बाद एक सेंटेंस और लिखती हूँ, बालिका गीत गाती है। एक वाक्य और लिखती हूँ, बालिका गीत गाती है। अब यहाँ पर क्या है? ये भी कारक के कारण है। अब कारक क्या है? कर्ता है। एक कर्ता है, कारक क्या है? कारक 8 प्रकार के जो होते हैं उनमें से ही जो चिन्ह निकलते हैं, उन्हीं चिन्हों के प्रयोग से वाक्य निर्मित होते हैं। तो वाक्यों का निर्माण होता है। तो जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबंध काके की या रे रा रे री और संबोधन हे ओ अरे। तो ये आपको कारक का मैंने सिर्फ नाम बताया है और ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर देखिए बालिका गीत गाती है। यहाँ बालिका गीत गाती है, अंडरस्टूड है कि कर्ता ने ये कार्य किया है और कर्ता कौन है? बालिका। तो इस तरह से देखा जाए
तो ये आपका पहचान बना रहा है कि इसमें कारक के कारण परिवर्तन हुआ है। तो अब देखिए आगे क्या हो रहा है, एक और लिख देती हूँ कि सोहन से गीत गाया गया, सोहन से गीत गाया गया। अब ये भी कारक के कारण इसमें परिवर्तन है, और यहाँ के गाया गया, तो ये जो इसकी क्रिया हो गई, ये आपकी क्रिया है। अब देखिए यहाँ पर से लग रहा, यहाँ अंडरस्टूड है ने कि बालिका ने गीत गाया है, लेकिन टेंस अगर प्रेजेंट का न होता, प्रेजेंट का ना होता बल्कि पास्ट का होता, तो ये ने हमें दिखाई देता। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ है, लड़कियों ने गीत गाया, यहाँ पर गाया दिया इसलिए यहाँ ने लगा है। क्रिया अगर पास्ट टेंस की होगी, क्रिया अगर भूतकालिक होगी तो कर्ता के साथ ने लगता है। क्रिया अगर प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल की होगी तो कर्ता के साथ ने नहीं लगता। इसी कारण से यहाँ पर दोनों चीज मैंने दिखाया है कि ये प्रेजेंट टेंस की क्रिया है और ये पास्ट की है, तो इस कारण से एक में ने लगा है, एक में नहीं लगा। इतनी बात मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम आपको क्रिया के भेद पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।